नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसानों की आज मंत्रियों के साथ तीसरी बैठक चल रही है। बैठक में अगर समाधान निकल गया तो आंदोलन खत्म हो सकता है, वरना किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इससे पहले हुई 2 बैठकों में समाधान नहीं निकला था, इसलिए ही किसान दिल्ली की ओर जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। संयुक्त किसान और किसान मजदूर मोर्चा ने एकजुट होकर 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। एमएसपी को कानूनी गारंटी समेत कई मुद्दों को लेकर भारत बंद की अपील की गई है। इस देशव्यापी बंद के दौरान कई सेवाएं प्रभावित होने के आसार हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान कल अपने खेतों में जाकर काम ना करें, इससे सोच की एक नई दिशा सामने आएगी। मजदूर भी हड़ताल पर रहेंगे, इससे पता चलेगा कि कितने लोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि पार्टी किसानों द्वारा उनकी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित उनकी मांगों को लेकर भारत बंद का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों ने शुक्रवार को बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस ने भी किसानों के बंद के आह्वान का समर्थन करने का फैसला किया है। हम ये सुनिश्चित करते हुए किसानों के आंदोलन के साथ बने रहेंगे कि कोई हिंसा ना हो, किसी सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान ना हो। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को रोकने के लिए किए गए इंतजाम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बैरिकेडिंग गलत है। हरियाणा सरकार ने हमें रोकने के लिए नेशनल हाईवे पर जो बैरिकेडिंग की है वो गलत है। हमारी मांग भारत सरकार से है और हमें हरियाणा सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसानों से अपील करते हैं कि वो धैर्य रखें और आंदोलन में बने रहें। हरियाणा सरकार ने किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के मद्देनजर गुरुवार को 7 जिलों में मोबाइल, इंटरनेट और बल्क SMS सेवाओं पर प्रतिबंध 2 दिन बढ़ाकर 17 फरवरी तक कर दिया है। सरकार ने एक आदेश में कहा कि जिले अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा हैं। किसानों के विरोध पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है, ये बीजेपी सरकार की एक और विफलता है। मैंने आज़ादी के बाद किसानों का इतना लंबा संघर्ष कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी खुद मुख्यमंत्री थे तो यूपीए सरकार से एमएसपी के लिए कानून बनाने की मांग करते थे, लेकिन अब क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, अंत में न्याय की जीत होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसान हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं जैसे सीमा पर सैनिक लड़ते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया है कि उसने सुपर अमीरों के 14 लाख करोड़ के ऋण माफ कर दिए हैं, जबकि मनरेगा पर खर्च केवल 70,000 करोड़ है। किसानों के आंदोलन का गुरुवार को तीसरा दिन है। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसान शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। हरियाणा पुलिस की ओर से किसी तरह की हरकत भी नहीं की गई है। हालांकि पंजाब के अधिकांश टोल प्लाजा पर किसानों ने तीसरे दिन कुछ देर के लिए कब्जा कर लिया और बाद में जनता की परेशानी को देखते हुए टोल प्लाजा से हट गए। बठिंडा में रेल लाइन पर किसानों ने कुछ देर धरना दिया। किसान नेताओं ने कहा कि चंडीगढ़ में गुरुवार शाम 5 बजे होने वाली बैठक का नतीजा आने तक उनका दिल्ली की ओर बढ़ने का कोई नया प्रयास नहीं होगा। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील 2 धड़े में बंट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा अध्यक्ष आदेश अग्रवाल को पद से हटाने के लिए 161 वकीलों ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है। बता दें कि वकील बार एसोसिएशन के उस बात से खफा हैं जब आदेश अग्रवाल ने सीजीआई को चिट्ठी लिखकर किसानों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि इसे रद्द करना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि काले धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो सकता है, इसके और भी कई विकल्प हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SBI चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा और चुनाव आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई है। बता दें, राहुल गांधी चुनावी बॉन्ड को कई सालों से रिश्वत और कमीशन का माध्यम बताते रहे हैं। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी की एक और बात सही साबित हुई है।
इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने ही मोहर लगा दी है। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने मीडिया से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसका हमारे लोकतंत्र पर लंबा असर होगा। कोर्ट ने बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया है। बता दें, प्रशांत भूषण इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में पेश भी हुए थे। प्रशांत भूषण बोले, इस स्कीम में ये नहीं पता लगता था कि किसने कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे और किसे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना है। इसे लेकर जो संशोधन किया गया था, जिसके तहत कोई कंपनी किसी भी राजनीतिक दल को कितना भी पैसा दे सकती है, कोर्ट ने वो भी रद्द कर दिया है। भूषण ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि ये चुनावी लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि ये बड़ी कंपनियों को लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करने का मौका देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी पैसा इस स्कीम के तहत जमा किया गया है, उसकी जानकारी भारतीय स्टेट बैंक चुनाव आयोग को दे और आयोग की तरफ से इसकी जानकारी आम लोगों को वेबसाइट पर मुहैया कराई जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इलेक्टोरल यानी चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा है, इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था और हम इसका स्वागत करते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की बहुप्रचारित इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को संसद द्वारा पारित कानूनों के साथ साथ भारत के संविधान का उल्लंघन करने वाला बताया है। जयराम रमेश ने कहा है कि इस निर्णय का लंबे समय से इंतजार था। उन्होंने कहा कि नोटों के ऊपर वोटों की ताकत को फिर से स्थापित करेगा। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार चंदादाताओं को विशेष अधिकार दे रही है और अन्नदाताओं पर अन्याय कर रही है। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग के वीवीपैट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की वीवीपैट के मुद्दे पर मुलाकात करने की मांगों को लगातार खारिज कर रहा है। उन्होंने कहा, अगर मतदान की प्रक्रिया में सब कुछ पारदर्शी है तो फिर ये जिद क्यों है। भाजपा ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए और विपक्षी दलों पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है क्योंकि उसके पास प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और उनकी सरकार द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों का कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास वीवी ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी जी ने 2016 में देश में नोटबंदी की थी और अब 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी की नोटबंदी कर दी है। इसके साथ ही श्रीनिवास ने सवाल उठाए हैं कि आज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम सामने आने के बाद जरा गौर फरमाइए, भाजपा नेताओं को सांप सूंघ गया है, भाजपा एंकरों को सांप सूंघ गया है। मोदिया को इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर दबाने के लिए पश्चिम बंगाल पर फोकस करने को कहा गया है। आखिर इतना सन्नाटा क्यों पसरा है। चुनावी बॉन्ड स्कीम को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा है, यह सरकार का एक प्रकार का स्कैम था। इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था से बीजेपी को बड़े स्तर पर डोनेशन मिल रहा था। बीजेपी इससे एक्सपोज हो गई है। न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, ये न केवल किसी राजनीतिक दल के लिए बल्कि लोकतंत्र के लिए भी आशा की एक बड़ी किरण है। ये पूरी योजना जो मेरे दिवंगत मित्र अरुण जेटली के दिमाग की उपज थी, वास्तव में बीजेपी को समृद्ध करने के लिए रची गई थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि बीजेपी सत्ता में थी और चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से कोई भी दान बीजेपी के पास आएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस चुनावी बॉन्ड योजना का चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। महाराष्ट्र में एनसीपी विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला आ गया है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि अजित गुट को 41 विधायकों का समर्थन है। अजित पवार के पास शरद पवार से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, इसलिए अजित पवार का गुट ही असली एनसीपी है। स्पीकर ने फैसला सुनाते हुए अयोग्यता की याचिकाओं को रद्द कर दिया। उन्होंने सभी को योग्य ठहराया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मोदी उन लोगों को सशक्त बना के, जिनकी जनता में कोई जड़ नहीं है या जो भ्रष्ट हैं या उन अन्य पार्टियों से लाके भाजपा को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। स्वामी ने कहा कि गिरावट को रोकने के लिए पार्टी में आंतरिक चुनाव जरूरी हैं और इस चुनाव की निगरानी संघ करे। राहुल गांधी ने बिहार में कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आपको हजारों लोगों की भीड़ दिखेगी, लेकिन आप टीवी ऑन करेंगे तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। दुबई में वो वहां के राजा से गले मिल रहे हैं तो वो देखने को मिलेगा, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं। इसलिए हम सड़क पर चले क्योंकि हम जनता से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का चेहरा मुस्कुराते हुए दिखेगा, वहीं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सबको घूरते दिखेंगे। ये लोग पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं। बीजेपी की नफरती विचारधारा ने मणिपुर को जला दिया। हमने इसी नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा की
और नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इसके बाद अब उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली की जनता को एक भावुक पत्र लिखा है। सोनिया गांधी 2004 से ही वहां की सांसद रही हैं। पत्र में उन्होंने लिखा है कि अब ये लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन उनके मन और प्राण हमेशा रायबरेली के पास ही रहेंगे। उन्होंने इस पत्र में लिखा है कि मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वो रायबरेली आकर आप लोगों में मिलकर पूरा होता है। ये नेह नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। उन्होंने कहा कि रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। आज़ादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर फिरोज गांधी जी को यहाँ से जिताकर दिल्ली भेजा। उनके बाद मेरी सास इंदिरा गांधी जी को आपने अपना बना लिया। तब से अब तक ये सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। इसी रोशन रास्ते पर आपने मुझे भी चलने की जगह दी। सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। पिछले 2 चुनावों में विषम परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। ये कभी भूल नहीं सकती। ये कहते हुए मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ और मैंने इस भरोसे को निभाने की हरदम कोशिश की है। अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन ये तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। अब इंडिया गठबंधन को एक और झटका लग सकता है। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव और सीट बंटवारे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने साफ किया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। मीडिया से बात करते हुए फारूक ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेगी। अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने की बात तो कही ही है, इसके साथ ही एक और बात के संकेत दे दिए हैं। उनसे ये पूछने पर कि क्या वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी उन्हें बात करने के लिए बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। एनडीए में शामिल होने के सवाल पर फारूक ने कहा इस संभावना को नकार नहीं सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस पर अब पूर्व सीएम और पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन का सदस्य था और हम इंडिया गठबंधन के मेंबर बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर हम पिछले कुछ महीनों से ये बहुत स्पष्ट है, जिन सीटों पर चर्चा की जाएगी वो सीटें हैं जो भाजपा के पास हैं। हम उस स्थिति पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा वो पार्टी कैडर की भावनाओं का प्रतिबिंब था। उन्होंने कहा कि पार्टी को इस तथ्य के बारे में कोई रहस्य नहीं है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कभी कभी बड़े उद्देश्य के लिए छोटे बलिदान देने पड़ते हैं। अगर बड़ा उद्देश्य भाजपा से सीटें वापस जीतना है, फिर अगर एनसी के लिए कांग्रेस के साथ सीट साझा करना जरूरी है, तो हमारे दरवाजे खुले हैं। हमने अभी तक कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं की है, अनौपचारिक रूप से कुछ बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं हैं, एक हमारे पैर कई नावों पर हों। एक बार जब हम दोस्त बना लेते हैं तो हम उन दोस्तों के साथ बने रहते हैं। कांग्रेस ने गारंटियों को लेकर पीएम मोदी को फिर घेरा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नई गारंटियां देने से पहले इन गारंटियों का हिसाब दो। 2 करोड़ नौकरी हर साल, किसान की आय दोगुनी, काला धन वापस, महंगाई कम, हर खाते में 15 लाख, महिला सुरक्षा, 100 स्मार्ट सिटी, मजबूत रुपया, चीन को लाल आंख, न खाऊंगा न खाने दूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि 10 सालों से झूठे सपनों का बायोस्कोप लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री देश में ठगी का व्यापार कर रहे हैं। भाजपा सरकार मतलब झूठ और अन्याय की गारंटी, देश के सपनों के साथ न्याय कांग्रेस करेगी। इमरान खान ने प्रधानमंत्री पद के लिए पीटीआई की तरफ से उमर अयूब खान को उम्मीदवार बनाया है। पीटीआई के नेता असद कैसर ने अदयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी है। वहीं पीटीआई के एक और नेता जुल्फी बुखारी ने बताया है कि अगर पार्टी विपक्ष में बैठती है तो उमर अयूब खान पार्टी के नेता होंगे। बता दें, पाकिस्तान में हुए आम चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली हैं, हालांकि वो बहुमत से काफ़ी दूर है। वहीं नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नवाज और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मिलकर गठबंधन सरकार बनाने की रिपोर्टें हैं।
इंग्लैंड और भारत के बीच राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में डेब्यू कर रहे सरफराज खान ताबड़तोड़ अर्धशतक के बाद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। दरअसल रविंद्र जडेजा 99 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे थे। एंडरसन की फुल लेंथ गेंद को मिड ऑन पर खेलकर रविंद्र जडेजा ने 1 रन लेना चाहा। पहले उन्होंने सरफराज खान को रन के लिए कॉल किया और फिर खुद आगे नहीं बढ़े। सरफराज खान जब तक पीछे लौटने की कोशिश करते, मार्क वुड ने सीधे थ्रो से गिल्लियां बिखेर दी। 62 रन पर खेल रहे सरफराज खान अपने टेस्ट करियर की पहली ही पारी में इस तरह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। सरफराज खान के आउट होते ही ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित शर्मा आक्रोशित नजर आए। युवा बल्लेबाज सरफराज खान जब पवेलियन की तरफ लौटे तो दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। इंग्लैंड के साथ गुरुवार को राजकोट में हो रहे तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक लगाया है। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 79वां छक्का जड़कर महेंद्र सिंह धोनी के 78वें छक्के का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 91 छक्के लगाने का रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।